ये सर्विस चांद एक एम्बुलेंसेज से 8 या 10 गाड़ियों से शुरू हुई थी और आज जो इसका नेटवर्क है वो सब आप लोगों ने देखा है। हालात के तकाज़े ने और इसकी अहमियत ने इसको पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में फैला दिया है। अब ये सर्विस सिंध और बलूचिस्तान में भी स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा KPK और गिलगित में ऑलरेडी इससे पहले ही शुरू हो चुकी थी। सर जो हमने प्रोजेक्टर लगाया ना, शुरू में ये सिर्फ वो एम्बुलेंस सर्विस थी, सिर्फ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स नज़र तो आ रहा है या दूसरे जो बीमारियां थी उनके मरीजों को अटेंड करते थे। लेकिन इसके साथ साथ फिर फायर सर्विस, फिर रेस्क्यू सर्विस, फिर जो हमारे मुल्क में फ्लड आए तो उसके साथ साथ हमने अपने वाटर रेस्क्यू सेगमेंट को भी इम्प्रूव किया। अब कोई ऐसा सेगमेंट नहीं है जिसकी एमरजेंसीज को हम सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। लेकिन इस मुल्क में हमारे जहाँ इतनी परेशानियाँ हैं, माली वसाइल की मुश्किलात का सामना है, तो ये पॉसिबल नहीं है हर फर्द को मुख्तलिफ नौइयत की सर्विसेज एक जगह पे उसके घर तक या उसके डोर स्टेप तक बेशक वक्त प्रोवाइड की जा सके। तो उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट ने एक कैंपेन शुरू की है कि हम लोगों को बजाय हर जगह पे इमरजेंसी सर्विस देने के लोगों को तरबियत दें, उनको ट्रेन करें, हमारे जो वसाइल हैं उनका इस्तेमाल कम से कम हो सके और लोगों के अंदर उसकी अहमियत को उजागर करना और उनकी सलाहियतों को भी इम्प्रूव करना उसमें शामिल है। तो आज हम आपके लिए एक प्रोग्राम है 1 घंटे का, पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम। उसके 2 मॉड्यूल्स हैं। एक जो है वो हार्ट अटैक के पेशेंट के लिए है कि हार्ट अटैक किसी पेशेंट को हो जाए तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, और उसके अलावा ब्लीडिंग कंट्रोल, किसी ज़ख्म की वजह से। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से डेथ के चांसेस होते हैं। एक इंसान के अंदर कितना खून होता है तो बता सकते हैं? आजकल तो आम बच्चे जो मैट्रिक के बच्चे हैं वो बताते हैं 6-7 क्लास के। बोलो बेटा, जोर से बोलो। 5 लीटर एवरेज, वैसे 5-6 लीटर भी हो सकता है लेकिन एवरेजली 5 लीटर काउंट होता है कि हर इंसान में, जो किसी में कम भी हो सकता है लेकिन एवरेज जो है वो 5 लीटर है इंसान के अंदर खून होता है। और 1 लीटर ब्लड आपका अगर लॉस हो जाए तो आपकी डेथ के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो और इसी तरह हार्ट अटैक जो है वो भी विदिन 5 to 7 मिनट्स अगर आपको हार्ट अटैक हो गया, उसके अंदर उसकी दौरानिया में आपको कोई सर्विस नहीं मिलती, ट्रीटमेंट नहीं मिलती, तो आपकी डेथ हो सकती है। तो ये दोनों जो मॉड्यूल हैं इनकी आपको प्रेजेंटेशन देंगे, फिर इसको आपकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा टाइम है, उसमें कोशिश कीजिएगा सीख लें। ज़्यादा चीज़ें हम इसलिए नहीं सिखाते फ़ौरन, तो सारी आपके के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, सारी एडमिट हो जाती है फ़ौरन से। आपको हम डॉक्टर नहीं बना रहे, लेकिन इस काबिल ज़रूर करते हैं कि किसी भी सर्विस के प्रोवाइड होने से पहले आपको अपने आप को मेंटेन कर सकें। ठीक है जी, स्टार्ट करें जी, चाहे सब स्टार्ट करें वीडियो से। हाँ जी, आप सब बैठ जाओ, फिर वो प्रोजेक्टर आपके ऊपर आ रहा है, आप बैठ जाओ। ठीक हो गया, नीचे है बस कोई नहीं। हर साल हजारों अफराद दिल की धड़कन बंद हो जाने या किसी हादसे के दौरान जिस्म से ज़्यादा खून बह जाने की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ज़्यादातर लोग इस बात से वाकिफ नहीं होते कि इन हालात में किस तरह का लाइम इख्तियार किया जाए, जैसे कि इमरजेंसी की सूरत में किस नंबर पर कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाया जाए और क्या जरूरी तफसीलात रिस्पॉन्स टीम को मुहैया की जाए, यहाँ तक कि ज़िंदगी बचाने के कौन से बुनियादी इकदाम किए जाए। अगर आप बर वक्त इन इकदाम पर अमल करने की महारत हासिल कर लेते क्या हुआ हैं तो आप भी इंसानी जिंदगी बचाने बस ला दिया। किसी को भी तिबी इमदाद फराहम करने से पहले ज़रूरी है अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। आप सिर्फ उसी सूरत में किसी की मदद कर सकेंगे जब आप खुद किसी खतरे और नुकसान से महफूज हों। अगर आप खुद जख्मी हैं तो किसी और की जान नहीं बचा सकेंगे, इसलिए जब आप अपनी हिफाजत को यकीनी बना लें तब भी किसी दूसरे की मदद भी हासिल करें। अगर आपको किसी भी किस्म का खतरा महसूस हो तो पहले अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। अब आप कुछ तस्वीरें देखेंगे जिन्हें देखकर आपको ये बताना है कि ऐसी सूरत हाल में आप मदद के लिए जाएंगे या नहीं। अगर आप मदद के लिए जाएंगे तो थम्स अप करें और अगर नहीं तो थम्स डाउन करें। ऐसी सूरत हाल में आप मदद के लिए जाएंगे या नहीं। अगर आप मदद के लिए जाएंगे तो थम्स अप करें और अगर नहीं तो थम्स डाउन करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सर ने आपको बताया कि आज की जो ट्रेनिंग है उसका नाम है पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम। उसके 4 बेसिकली चैप्टर्स हैं, मॉड्यूल समझ लें, चैप्टर समझ लें। सबसे पहला चैप्टर है आपकी ज़ाती हिफाजत और साथ साथ कम्युनिकेशन। ज़ाती हिफाजत इसलिए कि आपने किस तरह से किसी भी हादसे से बचना है। अगर आपके सामने कोई भी हादसा पेश आ जाता है उससे अपने आप को किस तरह से सेव करना है। रेस्क्यू में भी पहला रूल यही होता है कि सबसे पहले अपनी ज़ाती हिफाजत करनी है आपने, उसके बाद किसी दूसरे की जाके हेल्प करनी है। अगर आपको लगता है कि आप वहाँ अगर जाते हैं किसी की हेल्प करने और आपकी जान को वहाँ पे कोई ख़तरा है किसी किस्म का, तो आप हरगिज़ वहाँ पे नहीं जाएंगे जब तक कि उस खतरे को ख़त्म ना कर लें। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स डूब रहा है नहर के अंदर और आपको भी तैरना नहीं आता, तो क्या आप जंप लगाएंगे उसके पीछे जाएंगे? अगर किसी इंसान को करंट लगा हुआ है, तार भी वहीं पे अटैच है उसके साथ और जो सप्लाई है वो भी ऑन है, उसको बंद किए बगैर अगर आप जाते हैं तो क्या नतीजा निकलेगा? जहाँ पे पहला एक शख्स था वहाँ पे 2 हो जाएंगे।
तो इस ट्रेनिंग में बेसिकली यही सिखाया जा रहा है आपने अपने आप को कैसे सेव करना है। सबसे पहले जब आप खुद सेफ हो जाएंगे उसके बाद जाएंगे आप किसी की हेल्प करेंगे। और अगर आप देखते हैं कि आपके अलावा वहाँ पे कोई नहीं है तो आपने उस खतरे को ख़त्म करने की कोशिश करनी है जितना भी जल्दी हो सके। जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, वहाँ पे कोई एनिमल हो सकता है, वहाँ पे बिल्डिंग गिरने वाली हो सकती है, कोई शख्स वहाँ पे ट्रैप है और आग फैलती हुई उस तक आ सकती है, या कोई नहर के अंदर डूब भी रहा है तो आपने किनारे पर रहते हुए उसकी किस तरह से हेल्प करनी है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आपने अपने आप को सेव करते हुए किस तरह किसी दूसरे इंसान की जान बचानी है। तो ये चंद तस्वीरें आपको दिखाई जाएंगी, इसमें आपने डिसीजन लेना है कि आप उस जगह पे जाएंगे या नहीं जाएंगे, वहाँ पे ख़तरा है या नहीं है। उस सूरत में अगर वहाँ पे ख़तरा है आपने नहीं जाना और थम्स डाउन करना है। और अगर आप देखते हैं कि वहाँ पे ख़तरा नहीं है और आप जा सकते हैं सेफली तो फिर आप क्या करेंगे, थम्स अप करेंगे। तो देखिएगा अभी तस्वीर जी, ये ना ग्रीन बैकग्राउंड है इसलिए थोड़ी सी आवाज़ें नहीं नज़र आ रही, तो कोशिश करें समझने की। क्या नज़र आ रहा है इसके अंदर, आग लगी हुई है और अगर यहाँ पे कोई बंदा ट्रैप है, फंसा हुआ है और आप मतलब वहीं मौके पे मौजूद हैं तो क्या आप जाएंगे उसकी मदद के लिए? सेफ्टी है यहाँ पे? नहीं है, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो फ्यूल टैंक है वो किसी भी लम्हे ब्लास्ट हो सकता है। इस सूरत में आपने क्या करना है, सेफ डिस्टेंस पे रहते हुए आग बुझाने की कोशिश करनी है और साथ के साथ मुतल्लिका इदारे को कॉल करनी है जो कि 1122 है। अगर आप किसी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं, आउट ऑफ प्रोविंस हैं, वहाँ पे जो मकामी एम्बुलेंस और फायर सर्विसेज हैं उनकी आपको नंबर्स भी पता होने चाहिए कि किस सर्विस को किस लम्हे के लिए कॉल करनी है। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, थम्स डाउन करें जी। ये देखें जी, ये एक बिज़ी रोड है और रोड के बिल्कुल बीचों बीच एक्सीडेंट हुआ है, लोग गिरे हुए हैं, बाइक भी गिरी हुई है। तो यहाँ पे आप क्या समझते हैं, सेफ्टी है या नहीं है? आप जाएंगे हेल्प के लिए? जाएंगे? देखें, इस सूरत में अगर आप जाते हैं तो आप भी मज़ीद आने वाली ट्रैफिक का शिकार हो सकते हैं। आपने जाना ज़रूर है लेकिन अपनी सेफ्टी करने के बाद पहले दाएँ देखेंगे, फिर बाएँ देखेंगे, चलने से पहले फिर दाएँ देखेंगे, उसके बाद जाके इनको उठा के या किसी की मदद लेके सेफ डिस्टेंस पे रोड से किनारे पे लेके आएंगे, उसके बाद जाके उसकी फर्स्ट एड करेंगे। तो ये भी अनसेफ़ है, इसको भी थम डाउन करेंगे जी। ये एक बिल्डिंग है और उसमें आग लगी हुई है और आग भी बड़े पैमाने पे है। उस सूरत में क्या करेंगे हम जी, अंदर एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि रेस्क्यू 1122 के पास स्पेशल किस्म के सूट्स होते हैं। ऐसा सूट होता है जो कि फ्लेम को रेजिस्ट करता है, आपको आग लगने से बचाता है। उसके साथ साथ हेलमेट, ग्लव्स और फ्लैश वुड वगैरह काफ़ी सारे ऐसे आलात होते हैं जिसे हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कहते हैं। हिफाजती ज़ाती जो आपके आलात होते हैं वो वेयर करने के बाद आप जाएंगे। अगर आप ऐसे ही एंट्री करेंगे तो आग का आप शिकार हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आपने एंट्री नहीं करी जी। इस तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है, क्रिमिनल्स हैं, पुलिस वगैरह भी वहाँ पे मौजूद है, वेपन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटी वहाँ पे। अगर ऐसी सूरत हाल आपको किसी भी जगह पे पेश आती है उस सूरत में हमने क्या करना होता है, वहाँ से जितना जल्दी हो सके निकलना होता है सेफ। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कोई भी मौका नजर आए तो देखने के लिए खड़े नहीं हो जाना, क्योंकि फायरिंग का जब तबादला होता है तो गोली जब आती है तो वो नहीं देखते किसको लगना है और किसको नहीं। आपने वहाँ से स्केप करना है, निकलना। ऐसी सूरत हाल का सामना किसी को कहीं भी करना पड़ सकता है, लिहाजा किसी भी किस्म की हंगामी हालत की सूरत में फ़ौरन 1122 या अपनी मुकाबली एम्बुलेंस सर्विस को कॉल करें। या अगर आप एम्बुलेंस को कॉल करें तो इन सवालों के जवाब देना इंतहाई ज़रूरी है। घर या आप जिस जगह मौजूद है वहाँ का पता, कोई सफाई नहीं है, कोई भी मशहूर करीबी जगह जैसे घर के साथ कोई पार्क या मस्जिद, अपना टेलीफोन नंबर, मरीज़ की औसतन उम्र और मरीज़ की अहम शकायत, मिसाल के तौर पर सांस रुकना, सीने में दर्द, मरीज़ इस वक्त होश में है या नहीं और वो सांस ले रहा है या नहीं। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन और सेफ्टी जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था सेफ्टी वाला कि आपने सेफ्टी किस तरह से करनी है, ख़तरात को किस तरह से जांचना है। और अब दूसरा इसका जो पार्ट है वो है कम्युनिकेशन, कि अगर आप देखते हैं कि वहाँ पे कोई हंगामी सूरत हाल बन चुकी है, एम्बुलेंस की वहाँ पे ज़रूरत है, तो आपने कौन कौन सी बातें जो हैं वो एम्बुलेंस स्टाफ को या 1122 हेल्पलाइन को डायल करने के बाद उनको कन्वे करनी है। तो सबसे पहले है आपका एड्रेस। आपको एक मेन बात बताते चलें कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही कंट्रोल रूम है ज़िला रहीमर खान के अंदर। आप कहीं भी किसी भी तहसील से जब कॉल करते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट रहीमर खान में रिसीव होती है। तो अगर आप लियाकतपुर से कॉल कर रहे हो तब भी रहीमर खान में रिसीव होगी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जैसे कॉल मिलानी है अपनी तहसील का नाम लाजमी बताना है कि मैं लियाकतपुर से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यहाँ पे जो मॉडल टाउन है या सैटेलाइट टाउन है, क्योंकि ये जो लोकेशंस होती हैं टाउन्स वगैरह के नाम होते हैं या मसाजिद होती हैं या मेन प्लेसेस जिस तरह के PTCL एक्सचेंज वगैरह ऑफिस हो सकता है, नादरा का ऑफिस हो सकता है, तो ये हर जगह पे हर तहसील में मौजूद होते हैं। तो अगर आप सिंपली कहें कि नादरा ऑफिस के सामने एक्सीडेंट है या कोई विक्टिम है, बेहोश है, तो गाड़ी वालों को कंफर्म नहीं होगा कि आप किस तहसील से कहाँ से बात कर रहे हो जब तक आप अपनी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताएंगे। आज के बाद ये क्लियर कर लेना है कि जब भी कॉल करनी है आपने तहसील का नाम बताना है, तहसील खानपुर से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और यहाँ पे सैटेलाइट ऑन अपनी लोकेशन बता देनी है कि वहाँ पे एक बंदा है या दो बंदे हैं, एक्सीडेंट है या फॉल फ्रॉम हाइट है या इलेक्ट्रिक शॉक का पेशेंट है, कुछ भी है आपने एग्जैक्ट उसका डाटा बताना है। अब ये चीज़ें बताने का मकसद ये होता है कि उस पेशेंट के मुताबिक और उस कंडीशन के मुताबिक हमारे पास जितने भी व्हीकल्स हैं एमरजेंसी उनको हम मूव करवाते हैं।
अक्सर ऐसा होता है कि जब कॉल की जाती है बंदा परेशान बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके अपने प्यारे जो होते हैं वो मुश्किल में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तो वो परेशानी के आलम में अधूरी मालूमात देता है, जिससे हम ना उस टाइम पे प्रॉपर गाड़ियाँ भिजवा सकते हैं, ना हमें लोकेशन कंफर्म हो पाती है। फिर बार बार कॉल करने से टाइम भी डिले होता है, रिस्पॉन्स टाइम भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए इन तमाम मसाइल से बचने के लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप नोट कर लें, माइंड में रख लें कि आपने क्या क्या बताना होता है। सबसे पहले आपने एड्रेस बताना है, क्लियरली बताना है सारा कुछ। उसके बाद टेलीफोन नंबर बताना है। टेलीफोन नंबर अब हमारी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होता है, लेकिन ये एक छोटा सा फ़िल्टर हम लोगों ने रखा हुआ है कि आया कि फेक कॉलर है या रियल कॉलर है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई यार दोस्त होता है किसी के मोबाइल लेके और शरारत के तौर पे या मजाक के तौर पे कॉल कर देता है। अगर उसका अपना नंबर होगा तो उसको क्लियरली याद होगा और जब भी पूछा जाएगा तो वो बता देगा। अगर किसी का मोबाइल लेके बात कर रहा होगा उस सूरत में क्या करेगा वो कि उसको नंबर याद नहीं होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि रियल इमरजेंसी हो लेकिन मोबाइल किसी का इस्तेमाल कर रहा हो, तो वो हम फ़िल्टर कर लेते हैं, जज कर लेते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इस पॉइंट से हमें पता चल जाता है कि रियल कॉलर है या फेक कॉलर है। उसके बाद पेशेंट की एज पूछी जाती है कि एज कितनी है, बच्चा है, एडल्ट है, मेल है, फीमेल है, ओल्ड एज है। उसी हिसाब से फिर हम क्या करते हैं कि जो कॉल कर रहा होता है उसको थोड़ी सी फर्स्ट एड गाइड कर देते हैं कि आपने पेशेंट को बिठा देना है, लिटा देना है, पंखे के नीचे ले जाएं, या फिर खाने पीने को कुछ ना दें, या फ़ोन रोकने के लिए कपड़े का इस्तेमाल करें, साफ़ कपड़ा रख के दबाव दे दें। इस तरह की बेसिक चीज़ें, ताकि हमारे जाने से पहले कुछ ना कुछ उसकी सेविंग हो सके। उसके बाद पॉइंट आता है पेशेंट की चीफ कंप्लेंट कि इस टाइम अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट पुरानी डिजीज़ को लेके चल रहा होता है, टीबी है, कैंसर है, एड्स है, या कोई भी हेपेटाइटिस वगैरह। लेकिन जब कॉल करने वाला कॉल करता है तो वो एक लंबी बात कर रहा होता है। बाज़ औक़ात तो वो पैनिक इस हालत में होता है कि बात पूरी नहीं कर रहा होता, और बाज़ औक़ात पूरी डिटेल में चला जाता है कि इसको ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था। तो हमारा कहने का मकसद ये है, रिस्पॉन्स टाइम कम करने का तरीकाकार यही है कि हम उनसे चीफ कंप्लेंट पूछते हैं कि इस टाइम क्या हुआ है, गिरा है, बेहोश हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है नाक से, कान से, या रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, या किसी भी किस्म का, या सांस नहीं ले रहा। तो चीफ कंप्लेंट जो कि अभी चीफ उसको मसला है वो बताएं। उसके बाद स्टेटस ऑफ कॉन्शियसनेस के आया कि होश में है या नहीं। कॉन्शियसनेस के 3 स्टेजेस होते हैं, या तो बंदा पूरी तरह होश में होगा। आपका नाम क्या है? जुनैद। अब जुनैद भाई पूरी तरह कॉन्शियस हैं, मैंने जैसे ही पूछा उन्होंने रिस्पॉन्स किया। तो अगर तो वो पूरी तरह कॉन्शियस है तो फ़ौरी तौर पे आपको अलर्टनेस देगा, जवाब देगा। अगर वो अनकॉन्शियस है या सेमी कॉन्शियस है, 3 स्टेजेस मैंने आपको बताया कि या तो कॉन्शियस होगा, या सेमी कॉन्शियस, या फिर अनकॉन्शियस। तो ये स्टेजेस भी पूछी जाती हैं कि मरीज़ आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है, आपको जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा, या गनूदगी की हालत में है, या आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहा, नो रिस्पॉन्स है। तो नो रिस्पॉन्स होने की सूरत में फिर हम क्या करते हैं, उसको फर्स्ट एड गाइड करते हैं जो कि कॉल कर रहा होता है। उसके बाद पूछा जाता है कि पेशेंट सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। आपने CPR का नाम सुना होगा, सुना है किसी ने नाम? जो सीने को दबा रहे होते हैं। बेसिकली ये अगर किसी इंसान का दिल और सांस लेने का अमल रुक जाता है किसी वजह से, उस सूरत में हम ये एक आखिरी हमारा एक समझ लें कि उसके लिए फ़र्स्ट एड होती है, आखिरी केयर होती है कि हम सीने को दबाते हैं मैनुअली तौर पे। दिल जो ऑटो पे काम कर रहा था उसने काम करना अगर किसी वजह से छोड़ दिया है तो उसको हम मैनुअली तौर पे सीने को दबा के उसको चलाने की कोशिश करते हैं। तो वो फिर पूछा जाता है कि पेशेंट सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। अगर सांस नहीं ले रहा तो फिर हम फर्स्ट एड गाइड करते हैं कि आप इसको CPR स्टार्ट कर दें, और अगर सांस ले रहा तो फिर हम यही गाइड करते हैं कि आप खाने पीने के लिए कुछ ना दें, पेशेंट को हवादार जगह पे लिटा दें कंफर्ट जोन में, और जितना जल्दी हो सके फिर हम वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करते हैं। ये उसी सूरत में होगा जब ये सारी मालूमात हमें एक्यूरेटली मुहैया की जाएंगी। तो ये हमारा पहला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है।